नमस्कार, जय हिंद। तो आज आपका टॉपिक है 37। जैसा कि इससे पिछले टॉपिक्स में मैंने 34, 35 और 36 में एफआईआर क्या होती है, डेली डायरी क्या होती है, फॉर्म नंबर 12 क्या होता है, केस डायरी क्या होती है, इनर केस डायरी क्या होती है, साइट प्लान क्या होता है, स्केल्ड साइट प्लान क्या होता है, सीजर मेमो क्या होती है, आईओ किट क्या होती है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट क्या होता है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट क्या होता है, क्राइम टीम क्या होती है, राइटिंग एक्सपर्ट क्या होता है, एमएलसी क्या होती है, मैकेनिकल इंस्पेक्शन क्या होती है, और रजिस्टर अच्छा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या होती है। ये सब मैंने पिछले 3 टॉपिक में आपको बताया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जितने भी अभी, हाँ चलो, अभी और उस पे नहीं जाते, अभी आगे चलते। इतनी सारी चीजें यहाँ आ गई। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने वादा किया था, मालखाना बताऊंगा पहले क्या होता है। प्रॉपर्टी जितनी भी कोई भी आई हो, सीजर मीमो के द्वारा कब्जे में लेता है, तो उसका ये कर्तव्य नहीं है कि वो उसे अपने पास रखे। सबसे पहले तो उन्हें एसएचओ को बतावे कि क्या-क्या, किस संबंध में, किस मुकदमे के संबंध में उसने क्या माल कब्जे में लिया है, और उस सारे माल को ले जाकर मालखाने में जमा करा दे। मालखाना एक ऐसा स्थान होता है जिसे कस्टडी का प्लेस कहते हैं। मुलजिम की कस्टडी नहीं, प्रॉपर्टी की कस्टडी का प्लेस होता है, जिसके अंदर एक मालखाना मुहर्रिर बैठता है। मालखाना मुहर्रिर बैठता है और एक रजिस्टर मेंटेन करता है। कई रजिस्टर मेंटेन करता है वो। तो एक रजिस्टर नंबर होता है 19। तो जितना भी माल बरामद होता है, थाने में लाया जाता है, जिसका कब्जा होता है, उसका तस्करा, उसकी डिटेल वो उस रजिस्टर में मेंटेन करता है। वो माल उसके बाद कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, जब तक मुकदमा चलेगा उसकी सारी एंट्री, उसकी आवाजाही उस रजिस्टर में वो एंट्री करता है। अब मान लो इसमें से दौरान तफ्तीश माल मुकदमा एफएसएल भेजा जाना है, तो बाकायदा उसका एक रोड सर्टिफिकेट होता है। इसे भी नोट कर ले, रोड सर्टिफिकेट। रोड सर्टिफिकेट बनेगा, तैयार होगा, उस रोड सर्टिफिकेट पे एसएचओ दस्तखत करेगा, तब वो माल मुकदमा एफएसएल जाएगा। या कहीं भी अगर भेजना है तो एक रोड सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि भाई अब माल सड़क से निकाला जा रहा है, सड़क पे जा रहा है, मतलब रोड पे जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है माल खाने से, तब वो रोड सर्टिफिकेट के मार्फत से वो बनता है। तो छोटी से छोटी एंट्री, माल जमा होने की, माल निकलने की, माल कहाँ जाना है, उसकी सील क्या है, उसमें सील क्या-क्या लगी हुई है, ये सारी की सारी एंट्री रजिस्टर नंबर 19 में मालखाना मॉनिटर करता है। इसी की ज़िम्मेदारी जज साहब इस माल को बुलाते हैं ट्रायल के दौरान में, तो इस सारे के सारे माल को वहाँ पहुँचाने की होती है। तो रजिस्टर नंबर 19 एक वो दस्तावेज है, एक वो रजिस्टर है, जिसके अंदर किसी भी मुकदमे से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी बरामद होती है, वो मालखाने में जमा की जाती है और उसकी एंट्री उसमें की जाती है। यदि कहीं मालखाने से बाहर जाना होता है, जैसे एफएसएल भेजना होता है, राइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन, या फोरेंसिक लैब के लिए, या पोस्टमार्टम डॉक्टर के एक्सपर्ट के लिए ओपिनियन के लिए, तो उस मालखाने के रजिस्टर में से रोड सर्टिफिकेट माल मोहरिर काटता, मालखाना मोहरिर काटता है, और वो मालखाना मोहरिर जो है उसे आगे भेजता है। तो मालखाना मोहरिर और मालखाना और ये रजिस्टर नंबर 19, ये कोर्ट में, ये मालखाने में रखे होते हैं। एसएचओ का सुपरविजन होता है, और जब भी कोर्ट चाहती है तो ये रजिस्टर नंबर 19 वहां भेजे जाते हैं। और कभी कभी मर्डर के केसेस में इसकी एक फोटो कॉपी चार्जशीट के साथ भी लगाई जाती है, क्योंकि मर्डर में, बाकी केसों में तो इसकी जरूरत नहीं होती,
एक कभी आपको मौका लगेगा तो पढ़ाऊंगा, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट, उसमें और मर्डर के केस में स्पेशली इसको आरोप पत्र का पार्ट बनाया जाता है। तो ये आपने माल खाना समझा, रजिस्टर नंबर 19 मैंने आपको बता दिया। जब माल मुकदमा कहीं पर भेजा जाता है, एफएसएल भेजा जाता है, तो आईओ, एक पुलिस ऑफिशियल, एक डॉकिट बनाता है। उस डॉकिट में, डॉकिट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम डॉकिट होता है, जिसके अंदर वो लिखता है कि वो एफएसएल एक्सपर्ट से क्या-क्या जानना चाहता है और डॉकिट के साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट भेज रहा है, कौन-कौन से सैंपल्स भेज रहा है, क्या-क्या सील मटेरियल भेज रहा है, तो वो डॉकिट बना के एफएसएल भेजता है। तो अगर आप पुलिस ऑफिशियल्स हैं, तो उस डॉकिट की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो वो डॉकिट बनाया जाता है। तो डॉकिट एक डॉक्यूमेंट है जिसके साथ जो है माल मुकदमा रोड सर्टिफिकेट के साथ में एफएसएल भेजा जाता है। तो यहाँ डॉकिट को आप एक दस्तावेज समझे लो डॉकिट को भी, लेकिन ये पुलिस का इंटरनल मामला होता है। तो यहाँ मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी। अब देखिए, ये जिस तरीके से ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता लग रहे हैं, ये चीजें किसी किताबों में या इनके ऊपर कोई किताब लिखी हुई नहीं है मार्केट में। ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से ही, काम करने से ही पता लगता है। तो इसलिए ये मेरा ये लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बताया डॉकिट, और ये सारी की सारी बातें, ये जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ये बनते सीआरपीसी से ही हैं। सीआरपीसी और सीआरपीसी से, सॉरी सीआरपीसी कह रहा हूँ, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, बनते सब इससे ही हैं। लेकिन इनका डिस्क्रिप्शन बहुत छोटे में दिया गया है और कई बार आपकी नजर ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके इनके ऊपर क्वेश्चन तुमसे, जो एजुकेशन जब आप लेते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी नहीं आते। बस ज्यादा से ज्यादा आएगा तो एफआईआर के ऊपर आ जाएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट भी नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं उसमें, यहां पर हम आपको बताते हैं टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट है। ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड और आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस प्रॉपर्टी। देखिए, दो स्थिति समझिए। जब कोई चोर किसी व्यक्ति की चोरी करके ले जाता है संपत्ति, जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये चीजें तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से पहचान ली जाती है। सोना चांदी, ये ऐसी चीजें हैं जिनको खरीद रसीद से टैली करना बड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि इंडिया में औरतें सोना बहुत रखती हैं, चोरी सोने की, जेवरात की बहुत होती है, चोरी से चुरा के ले जाते हैं। तो जो चीजें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सिद्ध करी जा सकती है, उनकी तो टीआईपी कराना जरूरी नहीं होता। लेकिन जो चीजें, किसी का सोना चोरी हो गया, तो रसीद के लिए तो मालिकाना हक जरूरी है। तो वो चीजें तो मालिकाना हक से सिद्ध हो जाएंगी, लेकिन सोना चोरी हो गया किसी का, तो उसके लिए, क्योंकि सोने पे कोई ऐसा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं किसी का, ये तो जो उसे इस्तेमाल करता है वो पहचान सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जब पुलिस बरामद कर लेती है, तो बरामद करने के बाद में कब्जे में लेके अपने पास ले आती है, मालखाने में जमा कर देती है। ये तो रहा टीआईपी ऑफ रिकवर्ड स्टोलन आर्टिकल्स। एक होता है कि
कई बार आदमी 4-5 इकट्ठे होके आते हैं और घर में डकैती डालते हैं और भाग जाते हैं। कई बार आदमी एक्सीडेंट करता है और कार लेके भाग जाता है। कई बार आदमी कत्ल करता है, अनजान आदमी आते हैं और मार के भाग जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति किसी के द्वारा देख लिए जाते हैं। यदि पुलिस किसी को भी पकड़े और पकड़ के गवाह का एक बयान लिख ले कि जी ये वो व्यक्ति है जो मैंने देखा, तो ये बात अविश्वसनीय हो जाएगी। ये बात अविश्वसनीय हो जाएगी। पुलिस की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी। क्योंकि इसकी शनाख्त को हम ये नहीं कह सकते कि ये जेन्युइन शनाख्त है या अच्छी शनाख्त है या बुरी शनाख्त है या कमजोर शनाख्त है। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो रूल्स हैं वो फेयर ट्रायल्स के हैं। क्या है साहब? फेयर ट्रायल के। और फेयर ट्रायल कैसे सिद्ध हो जनाब? वो फेयर ट्रायल से तब सिद्ध हो जब हम क्या करें कि जो मुलजिम हमने पकड़ा, तो पकड़ते के साथ ही अच्छा, तो उस मुलजिम को लाके हम अपने लॉकअप में जमा करेंगे। अगर ऐसे मुलजिम जो मौका वारदात से भाग जाते हैं और जिनको गवाह ये कहता है कि मैं इन्हें पहचान सकता हूं, सोने की चैन टूट के भाग गए, किसी की मोटरसाइकिल लूट के भाग गए, लेकिन वो ये कह जाते हैं कि जी मैं इन्हें पहचान सकता हूं, तो पुलिस का कर्तव्य है कि वो उनकी टीआईपी कराए, जिसका पूरा नाम है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। क्या है? और इसके आगे एक वर्ड और लिख जाता है, जुडिशियल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तब उस व्यक्ति की टीआईपी कराई जाती है। अब ये टीआईपी होती कैसा है, ये प्रश्न है। सबसे पहले तो ऐसी तो केस प्रॉपर्टी की, जैसे केस प्रॉपर्टी बरामद हुई स्टोलन आर्टिकल, तो उनको ऐसे लिया, एक सफेद कागज के पुलंदे में लिया, आईओ का कर्तव्य है ये, और उस पुलंदे को करके उस पर सील वील लगा के बंद कर दी। बंद करके वो मालखाने में जमा करा दी जाती है। ठीक है जी? मालखाने में जमा हुई। अब मान लो किसी व्यक्ति की टीआईपी करानी है और वो मुलजिम पकड़ा जाता है। देखिए ये तो थी प्रॉपर्टी की टीआईपी और ये आदमी की टीआईपी। तो सबसे पहली बात है कि पुलिस के पास आप देखते होंगे एक चीज बनी हुई होती है, वो आईओ किट में वो रखता है हर वक्त आईओ। जैसी इस ऐसे मुलजिम जिनकी शनाख्त डाउटफुल होती है, अर्थात जो मौका वारदात से भाग जाते हैं, और उनकी शनाख्त कराना जरूरी होता है कि बिना उसकी शनाख्त के सरकार का केस फेल हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, ट्रायल मस्ट बी फेयर। फेयर कैसे हो? अगर पुलिस अपने आप ही सब कुछ करने लगेगी, अगर गवाहों के बयान लिख लेगी ये मुलजिम है, तो निर्दोष आदमी फंस जाएंगे, डाउट में भी फंसा दिए जाएंगे आदमी। पुलिस को तो अपना केस सिद्ध करना है। तो क्या होता है, पुलिस के पास एक कपड़ा होता है काले रंग का, वो जब पकड़ती है तो मुलजिम के मुंह पर डाल देती है ऐसे। अर्थात मुलजिम का मुंह ढक दिया जाता है और गले तक वो कपड़ा आता, आंखें यहाँ खुली हुई होती है, उसमें आंखें में जगह बनाई जाती है उसमें, और यहाँ सांस लेने के लिए मुंह थोड़ा सा खुला है। तो ऐसे मुलजिम को लाकर कस्टडी में, कोर्ट में उसमें छोड़ दिया जाता है। हवालात एक चीज होती है, जैसे मालखाना होता है थाने के अंदर, एक हवालात होती है। उसी हवालात के अंदर लैट्रिन बाथरूम होती है और पानी वानी की व्यवस्था उसी अंदर होती है, उसमें मुलजिम को लाकर बंद कर। उस समय भी उसका मुंह बंद होता है, उसको बोलते हैं मफल्ड फेस। अंग्रेजी में, हिंदी में कह सकते हैं ढका हुआ मुंह या मफल्ड फेस। तो उसमें लॉकअप में लिखा जाता है कि मफल्ड फेस। उस मुलजिम के फोटो वगैरह नहीं खींचे जाते हैं और ना ही गवाहों को थाने में बुलाया जाता उस समय तक।
अब आते हैं उसकी बात, अब इनकी होती है टीआईपी क्या होती है। फिर जैसी इस तरीके का माल बरामद होता है या मुलजिम पकड़ा जाता है, तो 24 घंटे के अंदर उस मुलजिम को मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पेश किया जाता है और वहां पर आईओ एक एप्लीकेशन देता है जिसका हेडिंग होता है ऊपर, जैसे ये मैंने आपको बताया था, हेडिंग सब एप्लीकेशनों में यही चलेगा। देखिए ये हेडिंग, इसके ऊपर लिखा रहेगा इन द कोर्ट ऑफ सच एंड सच ऑफिसर, मजिस्ट्रेट का नाम लिखा होगा। फिर वहां लिखा होगा दूसरे नंबर पे एफआईआर नंबर अंडर सेक्शन ये नंबर, फिर एप्लीकेशन लिखा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल टीआईपी ऑफ एक्यूज, अगर एक्यूज की करा रहे हैं, और यदि केस प्रॉपर्टी करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर जुडिशियल टीआईपी ऑफ केस प्रॉपर्टी, ये इसका हेडिंग हो जाएगा। बीच का पोर्शन ये सारा का सारा मैटर अलग बनेगा और नीचे दो गवाहों के दस्तखत, यदि इस पे दस्तखत की जरूरत नहीं होती, इस पे केवल आईओ दस्तखत करता है और उसमें ये लिखेगा वो कि सर फलाने फलाने केस में ये मुलजिम पकड़ा गया है या ये माल बरामद हुआ है और इसकी टीआईपी करानी बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है, कृपा करके आप इसकी टीआईपी कराएं। तो इसमें क्या है, अब जरा यहां पार्ट प्ले क्या करता है, यहां पर जिस मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है वो टीआईपी खुद नहीं करता, उसके यहां तो एप्लीकेशन दी जाती है, केवल उसके यहां केवल एप्लीकेशन दी जाएगी, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, इनके यहां सिर्फ, या जिसका जुरिडिक्शन है मजिस्ट्रेट का, जिसके यहां ये एप्लीकेशन दी जाती है वो खुद रिकॉर्ड नहीं करता इसको, बल्कि वो अपने लिंक मजिस्ट्रेट को मार्क कर देता है। यदि लिंक मजिस्ट्रेट छुट्टी पर है तो उसका जो लिंक होगा उस लिंक के पास कर देगा, तो वो एप्लीकेशन लगा के इसके अंदर बीच में सब लिख देगा डिटेल, सबसे ऊपर एफआईआर नंबर वगैरह, कोर्ट का नाम वगैरह लिखेगा, ऊपर कोर्ट का नाम, एफआईआर नंबर अंडर सेक्शन लिखने के बाद के एप्लीकेशन फॉर जुडिशियल टीआईपी ऑफ केस प्रॉपर्टी और एक्यूज, उस एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीजें लिख दी जाएंगी। वो एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर करेंगे पुट अप बिफोर लिंक एमएम, तो वो एप्लीकेशन आईओ की जो है, वो जो कोर्ट का अहमद होता है, अर्थात उसे क्लर्क समझो, वो क्लर्क ले जाके या चपड़ासी के मार्फत, सॉरी अर्दली के मार्फत, वो दूसरे लिंक एमएम के पास लिंक मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी। लिंक में एमएम मजिस्ट्रेट उस केस प्रॉपर्टी पर, अगर केस प्रॉपर्टी का ही मामला ले लेते हैं पहले, केस प्रॉपर्टी पर टीआईपी की डेट फिक्स कर देगा। जिस दिन टीआईपी की डेट फिक्स होगी उस दिन टीआईपी के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया जाएगा, शिकायतकर्ता आएगा और आईओ से कहा जाएगा, आईओ से भी या कहे से मजिस्ट्रेट खुद करे, वो जो प्रॉपर्टी है, जो सोने का सामान है जो बंद है, उससे मिलती हुई 5-4 चीजें और मंगाई जाएंगी और उन चीजों को मिलाने के बाद में वो वाली प्रॉपर्टी जो है उसे खोल लिया जाएगा जो बरामद हुई है चोर से। उन चीजों को, जैसे ये पेन है, मान लो पेन आपका ये वाला खोया है, तो उसमें 4 पेन और मंगाए जाएंगे, उन चारों पेनों में उसी रंग के डिजाइन के, और वो चारों पेन या 5-6 सब पेन आपके सामने डाल दिए जाएंगे गवा के, मजिस्ट्रेट उसकी केस प्रॉपर्टी सीलिंग वीलिंग खोल के तो डाल देगा। उससे कहा जाएगा, फिर उसके बाद शिकायतकर्ता को बुलाया जाएगा, पहले तो आईओ से बचवाया जाएगा, हाँ भाई बता कौन सी प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा जी ये वाली बरामद करी थी मैंने, ठीक है बुला लो शिकायतकर्ता, शिकायतकर्ता आएगा, शिकायतकर्ता से और फिर भी प्रोसीडिंग्स लिखी भी जाएंगी, मजिस्ट्रेट साहब का स्टेनो बराबर में बैठा हुआ उनके, ये सब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की चीज बता रहा हूं। वो बुलाया जाएगा, देखेंगे वो, और देख के गवाह कहता है कि ये प्रॉपर्टी है जी मेरी, वो अपनी सोने की बाली या सोने के कुंडल या सोने की चैन पहचान के कहता सर मेरे ये है, तो ये टीआई अगर वो कहता है कि इनमें से मेरा कोई नहीं है, तो भी रिपोर्ट बनाएगा मजिस्ट्रेट अपना और कहता कि हाँ
है तो भी बनाएगा। तो मजिस्ट्रेट एक टीआईपी की प्रोसीडिंग्स की एक रिपोर्ट बनाएगा जिसके अंदर वो ये लिखेंगे सारा डिटेल कि आज ये एप्लीकेशन फलानी फलानी मुझे फलाना फलाने मजिस्ट्रेट से जो मेरे लिंक है मैं उनसे प्राप्त हुई थी, लिंक मजिस्ट्रेट का। आज ये सील पुलंदा मेरे सामने लाया गया जिसको कि मैंने खोल के देखा, खोल लिया, और 4 प्रकार की प्रॉपर्टी सोने की इसी तरीके के जेवरात मंगा के इसके साथ मिक्स कर दिए गए और उसके बाद गवाह को बुलाया गया। और गवाह को बुलाने के बाद गवाह से कहा गया, गवाह की शिनाख्त आईओ के द्वारा की गई और मैं ये देख के पहचान, और गवाह से पूछा गया कि बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है, तो गवाह ने ये प्रॉपर्टी पहचान ली। इतना लिखने के बाद मजिस्ट्रेट उस पर अपने दस्तखत करेगा और जो शिनाख्त करने वाला और जो गवाह है जिसने पहचानी है प्रॉपर्टी उसके दस्तखत या अंगूठा लेगा। उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू करेगा नीचे, उस सर्टिफिकेट में लिखेंगे आज मेरे द्वारा ये फलानी फलाने दिन कंडक्ट की गई और ये टीआईपी बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई दोष कोई कमी नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से ये मेरे द्वारा की गई है और मैं ये प्रमाणित करता हूं। फिर अपने दस्तखत करेगा। इस टीआईपी को एप्लीकेशन को सील बंद कर दिया जाएगा और सील बंद करके उसी मजिस्ट्रेट को दे दिया जाएगा जिस मजिस्ट्रेट ने के यहां से वो उन्होंने एप्लीकेशन को मार्क किया था। उसकी एक कॉपी आईओ एप्लीकेशन देता है कि जी मुझे एक कॉपी दे दो जनाब, तो एक कॉपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी दे दी जाएगी। तो ये हो गई टीआईपी जिसमें सफल हो गई। जिसमें सफल नहीं हुई है तो उसमें कह देगा मुलजिम के खिलाफ केस नहीं बनता भाई, आप इसे डिस्चार्ज करा लो, तो मुलजिम को फिर आईओ डिस्चार्ज करा लेता है अगर केस प्रॉपर्टी नहीं पहचान पाता हो। आरोप मुक्त हो जाता है मुलजिम वहीं पे। टीआईपी फेल, मुलजिम बरी, बरी नहीं कहते, डिस्चार्ज कहते हैं, आरोप मुक्त। बरी तो होता पूरे ट्रायल के बाद में। तो सनाब ये तो हो गया यहां तक का स्थिति। अब ये जो है कि अब मुलजिम को पकड़ा गया, मुलजिम को कस्टडी में ले जाके अगर मुलजिम की टीआईपी करानी है तो आईओ अपने मजिस्ट्रेट के पेश करता है, अपने मेन मजिस्ट्रेट के, और वहां एप्लीकेशन देता। एमएम जो है मजिस्ट्रेट जो है उस एप्लीकेशन को मार्क कर देता है अपने लिंक एमएम को, लिंक मजिस्ट्रेट को, और लिंक मजिस्ट्रेट उस पर डेट फिक्स कर देता है और जेल अथॉरिटीज को सूचना दे दी जाती है कि भाई इस दिन हम आएंगे और इस दिन टीआईपी कराएंगे और आप सारी व्यवस्था करें। तो जेलर क्या करता है, तो मान लो 5 दिन बाद की डेट दी जाती है या 4 दिन बाद की, 2 दिन बाद की, जैसा भी ऑफेंस है, तो जेलर वहां पर 10 आदमी, 9 आदमी, जैसे ये आदमी है इसने डकैती करी थी, ये पकड़ा गया है तो इसकी टीआईपी होनी है, तो इसके साथ 9 आदमी इसी की लंबाई के, इसकी चौड़ाई के, इसी के कद काट के खड़े कर दिए जाएंगे। वो जेलर व्यवस्था करता है जेल के अंदर। तो आईओ को बुलाया जाता है, पहचान के पूछ लेते हैं भाई कौन है, देखो पहचानो इसमें से यही है तुम्हारा मूल्य, बोला हाँ जी यही मिल गया। तो उसके बाद में आईओ बाहर चला जाता, तो उनकी क्या होता है, जो 9 आदमी ऐसे क्रम से लगाए थे, अलग अलग करके 9 आदमी क्रम से लगाए थे, तो आईओ से शिनाख्त कराई कौन सा मुल्जिम, उन्होंने कहा ये वाला जी। आईओ बाहर जब चला जाएगा तो उसे कहेगा तुम अपने मुल्जिम को भेज, तुम उसे भेज दो गवाह को। तो जैसी गवाह आने से पहले इस मुल्जिम की पोजीशन बदल दी जाएगी, इसे कहीं और खड़ा कर दिया जाएगा ताकि आईओ जाके ये ना बता दे कि वो मुल्जिम कहां खड़ा, क्योंकि फेयर ट्रायल का मामला है। अब वो जनाब आली वहां पे जाके जो है वो व्यक्ति आता है और आके कहता है कि जनाब हाँ मैंने देख लिया सर ये, और मेरे जिस मुल्जिम ने मुझे मारा था या जिसने मेरे घर में लूट करी थी वो 7वें नंबर पे खड़ा है। तो इसी तरीके से जो मजिस्ट्रेट साहब हैं एक वो प्रोसीडिंग्स बनाएगी जो स्टेनो नोट करेगा, जिसमें स्टेनो पूरी डिटेल लिखेगा कि मुल्जिम नंबर को इस नंबर पर खड़ा किया गया, पहले इस नंबर पर खड़ा किया गया था, बाद में इस नंबर से शनाख्त कराई गई, उसके बाद एक गवाह को बुलाएगा और गवाह ने आके देख लिया कि ये वही व्यक्ति, गवाह ने आके पहचान के बताया कि यही व्यक्ति है। इसी प्रकार से फिर गवाह के दस्तखत दिए जाएंगे, फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि आज ये टीआईबी मेरे द्वारा, और ये कोर्ट में पेश करी जाएगी। और इसको सिद्ध करने के लिए मजिस्ट्रेट को गवाह भी बनाया जाएगा
ऊपर जितनी भी कार्रवाई बताई है, गवाह तो सबके बनाए जाएंगे, लेकिन ये गवाही की बात सारी बाद में बताऊंगा। गवाही बनाया जाएगा और कोर्ट में आके मजिस्ट्रेट साहब को अपना बयान भी देना पड़ेगा। तो ये है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये आता है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी इसके सेक्शंस हैं। लेकिन जब ये अभी तो मैं इस जो सब आपको बता रहा हूं बिना किताब देखे बता रहा हूं, है सब किताब में। ये जब मैं इस सीआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आपको किताब पढ़ाऊंगा, किताब के चैप्टर्स बनाऊंगा, तब मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा इसके सारे सेक्शंस क्या हैं। अभी तो मैं आपको फौरी तौर पर आपकी नॉलेज के लिए, जो प्रैक्टिकल के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी नया लॉ आया है, सेक्शन देखने में मुझे भी डिटेल से ढूंढने पड़ रहे हैं। पहले तो मुझे याद है इनके सेक्शन कहाँ थे पुरानी किताब में, लेकिन उसे बताने से मुझे कोई फायदा नहीं। इस समय नई किताब है, तो आप इसको ये भी आपका पार्ट है। टीआईपी, टाइप पर ये सब हमने भी सब चीजें जाके जो है, ये जब ट्रायल में हम गए कोर्टों में, तब ये हम वहां पता लगी, किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिली है। किताब में तो जब स्टूडेंट होता है आदमी पास होने के लिए पढ़ता है, लेकिन जब लाइफ में आता है तब पता लगता है ये भी चीजें हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये आई है। तो ये आपको आज ही बताई जाती है तो आपके साथ सदैव काम आएंगी है। तो जो ना ये मैंने आपको बताया, आज टीआईपी बताई आपको, रजिस्टर नंबर 19 बताया। अब बाकी है 4 मिनट। 4 मिनट में एक चीज और समझाते हैं आपको। स्टेटमेंट, जैसी किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार होता है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे केसेस में पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि 24 घंटे के अंदर लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए, जो सेक्शन 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कराना जरूरी है। ये जो मैं सारे के सारे पोर्शन बता रहा हूं, ये सब इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया की चीजें बता रहा हूं, जो 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा में जरूरी है। 183 जरा मैं बता दूं आपको। वन 183 एक सेक्शन है, तो वहां पर उसका बयान कराना बहुत जरूरी होता है। देखिए 2 मिनट में ये पूरा नहीं हो पाएगा, इसको मैं आपको 183 को नेक्स्ट सेशन के लिए रखता हूं। मैं निशान लगा लेता हूं, क्योंकि 2 मिनट में बताने लगेगा सारा टूट जाएगा, सेक्शन टूट जाएगा पूरा पूरा। ये आपको मैं रखता हूं 38वें लेक्चर में, आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज से। और 183 ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए टीआईपी और स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग्स एंड स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज पर्संस, ये बहुत 83 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये प्रोसीडिंग्स का भाग है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो इसकी आपको नॉलेज होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है, और इसके तो सेक्शन भी कोट करना पड़ता है। तो ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, बड़ा रेडीमेड मटेरियल आपको दिया जा रहा है, बड़ा काम आएगा आपके। तो चलिए, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, नहीं तो फिर ये अभी कम से कम 20 मिनट इसको चाहिए समझा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थोड़ा थोड़ा समझोगे भरेगा घड़ा, एकदम भरोगे सब चीजें बाहर निकल जाएंगी। अगर नए चीज पे पानी एकदम डाला जाएगा तो सारा पानी खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे करके जाएगा तो सोखेगा। माइंड इज ए ब्लोटिंग पेपर।
माइंड क्या है? ब्लोटिंग पेपर है। ब्लोटिंग पेपर पर यदि एकदम पानी डाल दोगे तो सारा बह जाएगा, लेकिन हल्के-हल्के डालोगे तो ब्लोटिंग पेपर सोख लेगा। ऐसे ही आपका माइंड है, वो इतना ही सोखेगा, धीरे-धीरे सोखेगा, छोटा अभी है, डेवलप होगा, लॉ के क्षेत्र में जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, बड़े ब्रॉड हो जाओगे, फिर आप सबके कान काटोगे। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय भीम भी कह दो तो कोई बुराई नहीं।